ट्रैक कर दिए थे वीडियो, उसी में कनेक्ट करते वीडियो छोटे छोटे रहते हैं तो लड़कों का, तुम ही कह रहे थे नेट खत्म हो गया। वो इक्लन फॉर्म। ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन ओवर एफ, मतलब ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। देन वी से दैट, then we say that A is in row echelon form if following holds, if following holds. First one, ये इसमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, किसी ऑर्डर की हो सकती है, m क्रॉस n। फर्स्ट वन, इफ फर्स्ट वन ईच एंट्री, ऐसे लिखो, फर्स्ट थोड़ा फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, कोई मैट्रिक्स ए को इक्लन फॉर्म में कब बोलोगे, उसकी पहली शर्त क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। नॉन जीरो मतलब सर जीरो, हाँ नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, इन ईच रो इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। क्योंकि जो ए के एलिमेंट आएंगे वो तो फील्ड के ही तो एलिमेंट होंगे, तो आप कह रहे हो कि ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर तो फील्ड से ही तो एलिमेंट आएंगे इसमें। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, यानी ए के हर रो में पहली जो नॉन जीरो एंट्री हो वो वन हो, उसको उस एंट्री को बोलते हैं, दिस एंट्री इज कॉल्ड, दिस एंट्री इज कॉल्ड, जो नॉन जीरो एंट्री है उस वन, नॉन जीरो एंट्री वन हो, इस उस एंट्री को बोलते हैं पिवोट, पी आई ओ टी, पिवोट एंट्री, पिवोट एंट्री। और वो पिवोट एंट्री जिस कॉलम में आ रहा होगा, पिवोट एंट्री मान लो आपकी मैट्रिक्स है 0 0 1, और फिर इसके बाद 2 3, इधर तो सब जीरो है, पहली नॉन जीरो एंट्री आपकी वन है, पहली कंडीशन एक, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज वन, तो वन है। अब इसकी जो कॉलम होगी उसको बोलते हैं पिवोट का, इसको बोलेंगे पिवोट एंट्री, पिवोट एंट्री या पिवोट एलिमेंट, जो भी बोलना चाहते हो, पिवोट एंट्री, पिवोट एलिमेंट, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ये यहाँ पे है तो तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा कॉलम, एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग कॉलम इज कॉल्ड पिवोट कॉलम। पहली शर्त ये है, किसी मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होने की पहली शर्त ये है। अब बहुत फेमस, मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या, सब तो फेमस है कल से जो चल रहा है, क्या बार बार वही बोला जाए, ठीक है, रोहित। तो एक तो ये होना चाहिए, और दूसरी बात, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ईच रो, हर रो में ये बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रो में, हर रो, मैट्रिक्स के हर रो में। अगर मान लो मैट्रिक्स आपकी एम क्रॉस एन की है, तो एम, जितने भी एम रो हैं सब में पहली नॉन जीरो एंट्री की आपकी होनी चाहिए वन, ठीक है, वन। और जो करस्पॉन्डिंग कॉलम होगा उसको क्या बोलोगे, पिवोट कॉलम। सेकंड वन, सेकंड जो शर्त होनी चाहिए एक्लन फॉर्म के लिए, एक्लन फॉर्म के लिए, कि मान लो पहले रो में पिवोट एंट्री ये है 0 0 1 0 0 0, जब अगले रो में जाए तो पिवोट एंट्री इसके राइट में जाए, राइट में जाए, ठीक है। तो द पिवोट एंट्री, पिवोट एंट्री या एलिमेंट, कहीं कहीं लिखा रहता है द पिवोट एलिमेंट या पिवोट एंट्री,
इन 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 each row is toward right to the pivot entry in previous row यानी अगर इसमें दूसरे नंबर पे पिवट एंट्री है तो अगली रो में इसके आगे ही होना चाहिए, यहाँ नहीं, या इसके पहले न तो यहाँ आगे ही होना चाहिए। मान लो यहाँ हो गया आपका पिवट, ये है द पिवट एंट्री इन ईच रो इज टुवर्ड्स राइट टू द पिवट एंट्री इन प्रीवियस रो। अब पहले वाले का प्रीवियस रो कुछ है ये नहीं है, लेकिन और कोई रो है तो उसके प्रीवियस रो में जो पिवट एंट्री है उसके राइट में होना चाहिए, राइट में ठीक। थर्ड वन, तीसरी बात जो है, दोनों बातें समझ में आ रही है ना। थर्ड वन कि जो मान लो ये पिवट एंट्री हो गई, अब ये कॉलम आपका कौन सा कॉलम हो गया, पिवट कॉलम। अगर ये पिवट एंट्री हो गई, पहली नॉन जीरो एंट्री है, ये पिवट एंट्री हो गई तो ये आपका कॉलम क्या कहलाएगा, पिवट कॉलम। तो पिवट कॉलम का हर एंट्री एक्सेप्ट पिवट एंट्री 0 होना चाहिए, ठीक है। ऑल द एंट्रीज ऑफ पिवट कॉलम्स आर जीरो ऑफ द फील्ड, 0 एक्सेप्ट पिवट एंट्री। यानी इसमें 1 के अलावा सब 0 होना चाहिए, बस 1 के अलावा सब। पिवट कॉलम में केवल पिवट एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सब 0, ठीक है, बाकी सब 0। लास्ट कंडीशन क्या है इक्विवेलेंट फॉर्म होने के लिए, कि अगर कोई ऐसा रो है जिसमें नॉन जीरो एंट्री आ ही नहीं रही है, कोई ऐसा रो है जिसमें नॉन जीरो एंट्री आ ही नहीं रही, सारे 0 एंट्री हैं, ठीक है, सारे 0 एंट्री हैं, ठीक है, तो वो हमेशा मैट्रिक्स में लास्ट रो में होना चाहिए। तो नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, अगर कोई 0 रोज है मैट्रिक्स में, मतलब जिसमें नॉन जीरो एंट्री आ ही नहीं रही है, सारी की सारी एंट्री 0 है, तो उसको 0 रोज बोलोगे। 0 रोज ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा वो बॉटम में होना चाहिए मैट्रिक्स से, इज ऑलवेज इन द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, यानी नीचे होना चाहिए, इन द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स। चारों कंडीशन पढ़ो, ये डिफिनेशन है रो इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, उसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म बोलोगे। पहली कंडीशन कि हर रो में अगर नॉन जीरो एंट्री पहली जो अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हो सकता है नॉन जीरो एंट्री मिले ही नहीं, सारी एंट्री 0 हो। ये भी तो हो सकता है कि पहला आप उठाए और उसमें सारी एंट्री 0 हो गई, तब नहीं। लेकिन अगर पहला नॉन जीरो एंट्री आपका कोई मान लीजिए 0 पहला नॉन जीरो एंट्री जो मिल रहा है वो 2 नहीं हो सकता, वो जब भी होगा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वही लिखा, पहला क्या है कि द फर्स्ट एंट्री इन ईच रो इज 1, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1, ठीक है। पहली जो नॉन जीरो, आगे वाला को नहीं, पहली जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगले रो में जाने पे जो पिवट एंट्री है वो राइट की तरफ खिसकना चाहिए, राइट की तरफ। कब से बंद पड़ा हुआ है, हाँ। तो कोई मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बोलोगे। अगर पहली शर्त क्या है कि हर रो में पहली नॉन जीरो एंट्री आपकी 1 होनी चाहिए, आगे वाला कुछ भी हो, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, जिसको आप पिवट एंट्री बोल रहे हो।
और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को पिवोट कॉलम बोलोगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि नीचे जाने पे जैसे जैसे अगली रो में जाओगे पिवोट एंट्री हमेशा राइट साइड में खिसकनी चाहिए, राइट साइड में खिसकनी चाहिए, ठीक है, पिवोट एंट्री राइट साइड में खिसकनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि पिवोट कॉलम का शेष एंट्री, पिवोट एंट्री के अलावा जो रिमेनिंग एंट्री हैं सब क्या होने चाहिए, जीरो, ठीक है, जीरो। लास्ट का क्या है, अगर कोई रो पूरी तरह से जिसमें जिसमें नहीं चल रहा है क्या, ठीक है, अगर कोई ऐसा रो जिसमें नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं, सारी एंट्री जीरो है, तो उसको हमेशा नीचे रख दोगे, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लिखो इसके और इक्विवेलेंट फॉर्म के। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1 2 0 4 0 1 0 1 5 6 0 1 0 6, ये जीरो कर लेना 6, इज ए इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, क्या आपकी जो मैट्रिक्स है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स है, तो चारों कंडीशन चेक करो क्या फुलफिल हो रही है। जो मैट्रिक्स दी गई है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स है कि नहीं, क्यों, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, पहले, चौथी कहाँ फेल हो रही, चौथी तो हो रही, अरे जीरो जीरो तो बॉटम में है ही है, फेल कौन सी कंडीशन हो रहा है, तीसरी कंडीशन फेल हो रही है। ये आपका जो ये है, ये ठीक है, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यही तो है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप पिवोट कॉलम बोलोगे, पिवोट कॉलम बोलोगे। अब शर्त क्या है कि पिवोट कॉलम में पिवोट एंट्री के अलावा सब जीरो जीरो होना चाहिए, सब जीरो जीरो, लेकिन हो नहीं रहा है, तीसरी बात फेल कर रही, तो तीसरी बात फेल कर रही, इस वजह से ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। क्या सुधार कर दिया जाए तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हो जाएगा। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म की कोई चारों कंडीशन में से फेल कर रही है, वन बाय वन चारों, यहाँ पे पिवोट पहली नॉन जीरो एंट्री 1, ठीक है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, पहली जो शर्त है, पहली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 ही है, आगे चाहे जो उससे क्या फर्क पड़ता है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है। और अब ये पिवोट एंट्री हो गया, इस कॉलम में कोई 1 के अलावा एलिमेंट ऐसा है जो जीरो ना हो, सब जीरो है, वही वैलिड है, ठीक है। अब आप नीचे गए दूसरे रो में, यहाँ 1 है, राइट साइड में खिसक रहा है पिवोट एंट्री, राइट साइड में, और अब अगर पिवोट एंट्री हो गया तो इस कॉलम में इसके अलावा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है, सब जीरो जीरो है, ठीक है, उसका मतलब वही वैलिड है। फिर आप तीसरे में गए, आपका पहला नॉन जीरो एंट्री 1 है, और इसके ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तीसरे वाला, और जो जिसमें सारे एंट्री जीरो हैं वो नीचे है ही, तो ये आपका जो ये मैट्रिक्स है, आंसर इज यस। रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको पहचानना आना चाहिए। अब रिजल्ट लिखो, विदाउट प्रूफ रिजल्ट का प्रूफ नहीं आपको जानना है। लेट ए बिलोंग्स टू एम, एम क्रॉस एन ओवर एफ, मतलब ए एक एम क्रॉस एन, ये एम एम की तरह
एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है फील्ड F के ऊपर। ठीक, देन A कैन बी रिड्यूस्ड, या A कैन बी रिड्यूस्ड यानी ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ए कैन बी रिड्यूस्ड इनटू रो इक्लन फॉर्म, रो इक्लन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और इस पे हर अल्टरनेट साल में सवाल पूछता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अच्छा, कभी कभी इसी को लैंग्वेज बदल के लिख दिया, हालांकि प्रूफ पूछा नहीं जाए। ए कैन बी रिड्यूस इनटू रो इक्लन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अगर रो ऑपरेशन यूज करके आप इसको रो इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो, इसका मतलब ए इज रो इक्विवेलेंट। अगर रो ऑपरेशन आप यूज करो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ए इज रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स विच इज दैट इज, का मतलब क्या है, दैट इज, तो ये लिखो ए कैन बी रिड्यूस्ड इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसका मतलब दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, ए इज रो इक्विवेलेंट, रो ऑपरेशन यूज करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ए इज रो इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट शब्द को थोड़ा समझना, ठीक है। ए इज रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, टू ए मैट्रिक्स which is in row echelon form, which is in row echelon form। आप कह रहे हो कि ए को कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो मान लो ए आपकी मैट्रिक्स है और इस पर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते 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 यहाँ पहुंच गए, जो आपकी मैट्रिक्स बी आई और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जब आप रो ऑपरेशन बोलते हो ना, ये वाला इसके रो इक्विवेलेंट, 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 तो ओवरऑल रो इक्विवेलेंट की ट्रांसटिट्यूटिव से एक इसके रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके वही बात लिखा हूं, ए इज रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स विच इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट यानी हर मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब आपको किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो, रैंक निकालना हो, ठीक है, तो प्रियांशु अपना मिसाल खोलो और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर देखो उसमें हाँ, अब तीसरे यूनिट में जाओ, और क्या तीसरे में, तीसरे में हाँ मिला। आएगा, ए आपकी मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 0 2 3 -1 0 -1 2 0 2, ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 क्रॉस 4 ओवर आर। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस ए इंटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस करो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। रिड्यूस इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म,
जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो इस फॉर्म में पूछे, ये तो आसान सा पूछ दिया, ये तो कर ही ले जाओगे। ठीक है, ठीक है। वो पूछा क्या था, फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स पी, अब पी आपकी अगर ये कितने की है 3 क्रॉस, तो पी बिलोंग्स टू M3R। अगर ये 3 क्रॉस 4 का है तो P इंटू ए, तो M3R का मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P जो 3 क्रॉस 3 की है, सच दैट पी ए जो मैट्रिक्स है P इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन वैलिड होगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 की पी ए इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट, इसमें पी भी आपको बताना है। ये सवाल इतना पूछे तब तो मुस्कुराओ, ये पूछा थोड़ा आपका काम बढ़ गया, इसमें पी भी बताना है। ठीक है, पी भी बताना है। तो समय न गंवाते हुए सॉल्व किया जाए, आप लोग मेरे साथ बने रहे। अभी सॉल्व करते समय आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन करने का मन कर नहीं रहता है तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, लेकिन पूछते बड़ा है आपके एग्जाम में, इसलिए कराना बताना जरूरी है। ए क्या दिया, गिवन ए इक्वल टू, बोलो मैट्रिक्स क्या दिया है, कॉलम वाइज बोल रहे हो, 1 2, हाँ ऐसे बोलोगे हम एकदम सब लिख डालेंगे, पहला कॉलम खत्म। हाँ तुम बताओ, ठीक है तुम हाँ दूसरा कॉलम, हाँ -1 3 2 2 -1 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स आपको दी, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस, फिर पैटर्न पकड़ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। कोई कितना भी होशियार बने नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बहुत मेहनत से तो ये सब सीखा गया है। अपना अगर अंड बंड काम शुरू किए तो एक को सवाल, फिर आप इसको पकड़ोगे, ठीक है, इसको पकड़ोगे और इसके नीचे जीरो करने की कोशिश करोगे। पहली पहली एंट्री पकड़ोगे, अगर वो 1 है तब तो मुस्कुराओ, नहीं 1 है तो 1 बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म की शर्त है कि पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए पहले रो में। तो सौभाग्य से आपको ऐसी मैट्रिक्स दी जाएगी कि पहली एंट्री 1 हो, नहीं है तो आप इसको इंटरचेंज करके यहाँ 1 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ है आपकी पहली एंट्री 1, तो पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है। अब इसके नीचे का सब जीरो करोगे, और करने के लिए जो रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो वो करो, लेकिन ध्यान देना इस R1 का यूज होना चाहिए। ठीक है, R1 का यूज, इसी के सहारे इन सबको जीरो करोगे, इन सबको जीरो करोगे। तो कैसे करोगे, तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R1, R3 प्लस R, और रो ऑपरेशन अप्लाई करना, कॉलम वालम नहीं। ठीक है, इसलिए मैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म की डायरेक्ट डिफिनेशन लिखवाया हूँ, क्योंकि कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म जैसी चीज भी होती है। अब आप जब इसको जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो ना, तो उसको बोलते हैं रो इक्विवेलेंट, बराबर का साइन मत लिखना, ये रो इक्विवेलेंट का साइन है, रो इक्विवेलेंट। तो अप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 -1 2 0 आपका पड़ा रहेगा, और इसको अप्लाई करोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 आएगा ना, हाँ 5, और फिर यहाँ आप 2 दूना 4, -1 में से आपका -4 गया, -5, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और फिर उसके बाद R3 में R1 जोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये 0 और ये 1, ये 2, ये देखते रहना प्रियांशु, गड़बड़ न होने पाए। अब फिर आगे बढ़ोगे, एक काम खत्म, इसके नीचे का सब 0 कर लिए। अब दूसरे रो में जाओगे और देखोगे पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 5 है, उसको 1 कर लो। अब 1 करने के 2 तरीके हैं, या तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज करके भी तो कर सकते हो वहां 1। तो R2 और R3 को इंटर, ये भी रो ऑपरेशन है,
सेकेंड टाइप का रो ऑपरेशन। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 - 1 1 - 1 2 0, ठीक है, 0 1 2 0 0 5 - 5 0। कहाँ पे 1 - 1 2 0 और अरे तीसरे रो में शुरुआत में कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? ये आपकी मैट्रिक यहां तक सही है ना? हाँ हाँ वो तो जोड़ रहे हो ना। अब सही। अब इसके बाद इसको पकड़ो, ठीक है, सेकंड, अभी 1 हो गया ना, अब इसके ऊपर भी 0 करो और नीचे भी 0 करो। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R1। R1 को रिप्लेस करोगे कैसे? R1 प्लस R2। यहां 0 कब आएगा? जब R1 को रिप्लेस कर दिया जाए उसी में R2 जोड़ के। और फिर यहां 0 कब आएगा? जब R3 को रिप्लेस कर दिया जाए, R3 माइन, और इसी के सहारे करो जिसको मैं गोला कर रहा हूं, इसी रो का। R3 ज्यादा इधर उधर करके भी कर सकते हो लेकिन सब फंस जाएगा मामला। जो गोला कर रहा है इसी के सहारे आपको ऊपर वाला भी 0 करना है, नीचे वाला भी। तो R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और R3 को रिप्लेस कर दो R3 - 5R2, तो यहाँ 0 आ जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2, मतलब 1 + 0 1 ही रहेगा। दोनों को जोड़ ही तो रहे हो, R1 प्लस, और ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। सेकेंड रो में कुछ करना नहीं है, 0 1 2 2। और फिर थर्ड रो में क्या, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हो, तो 0, और 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बचेगा कितना? 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और फिर घटाओगे -5 में से 10, तो क्या आएगा? प्लस कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। 5 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 5 दूना 10, और -5 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा? -15। और फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूना 10 -10। आप इसमें इसमें एक बटा -5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बटा माइनस, हालांकि क्योंकि -1/15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 1 करने की कोशिश करो। तो R3 is replaced by -1/15 R3. This is equivalent to 104 2 0 1 2 2 0 0, और यहाँ -1/15 से तो आपका ये 1 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2/3। अभी भी रो क्लिन फॉर्म में आया नहीं, क्या गड़बड़ी हो रही है? अभी क्या करना पड़ेगा? और ऊपर, इसके ऊपर 0 करोगे करने है, नीचे वाला सब 0 कर दो, नीचे वाला सब 0 कर दो। कैसे करोगे नीचे वाला सब 0? कर दो तो अच्छी बात है। 0 से नहीं, 0 से नॉन जीरो स्केलर से, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, हालांकि अब साफ,
ये आपकी पीओट एंट्री, ये पीओट एंट्री, तो पीओट कॉलम में सब जीरो। यहाँ भी आपकी पीओट एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, लेकिन अभी इसका पीओट कॉलम में सब जीरो नहीं है, दिक्कत ये हो रही है। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे जीरो करने के लिए, कैसे करोगे? R1 रिप्लेस बाई, इसी के सहारे करोगे। R1 इज रिप्लेस्ड बाई, बहुत सही, ठीक है। और R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R3। R1 को रिप्लेस करोगे, इसमें से 2R3 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, ये तो आपका 1 0 पड़ा रहेगा। जब इसमें 2 से R1 माइनस 4R3, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये 4, ये 8/3, ठीक है, 8/3। तो आप घटाओगे तो आपका 1 0 0, और ये आपका 2, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस, यानी -2/3, जो भी आए आप लिख देना, ठीक है, उससे एंट्री पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी आए। अब फिर उसके बाद R2 को रिप्लेस कर रहे हो, R2 माइनस 2R3, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0 1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4/3, और 2 में से घटाओगे तो कितना आया, 2/3, 0 0 1 2/3। अब बताओ रो इक्विवेलेंट फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये आपकी नान हर हर रो में अब इसके आगे ना जीरो करने लगना, ठीक है, हो गया। हर नॉन जीरो, हर पहली नॉन जीरो एंट्री आपकी 1 हो गई, 1 हो गई, और फिर उसमें कोई भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जितने नॉन जीरो रोज होते हैं वो मैं नोट में लिखवा दूंगा। इसमें कितने नॉन जीरो रो आ रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉन जीरो, जो गिवन मैट्रिक्स है, नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, दैट इज 3। ये गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करोगे, जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी वही रैंक होगी गिवन मैट्रिक्स की, 3। नोट दैट, नोट दैट, एक नोट लिख लो ऐसे, किसी भी मैट्रिक्स का m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए डिफाइंड है, कैसे निकालते हो, ये प्रूव भी किया जाता है, रिजल्ट है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। उस मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो, जितने नॉन जीरो रोज आएंगे वही रैंक होगा, वही रैंक होगा। सिंपल सा फार्मूला, रैंक निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। गिवन मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो, जो नॉन जीरो रोज आ रहे हैं वही रैंक होगा। पी निकालना है, पी निकालने के लिए, अच्छा हालांकि पूछा नहीं, लेकिन पी निकालना हो तो पी कैसे निकालोगे, तो वो पी निकालना अभी दूसरे सवाल में सीख जाओगे, जैसे वहां पी निकालेंगे वैसे यहाँ। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखो, लेट ए बी ए नॉन, लेट ए बिलोंग्स टू एम एन एफ बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब की बार जब नॉन सिंगुलर कह रहे हो तो इसका मतलब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलना होगा। लेट ए बिलोंग्स टू एम एन एफ, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन
देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that A equal to P such that PA equal to identity. A equal to identity. ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया, इसका प्रूफ कर लो। अच्छा देखो, जब प्रूफ, देखो प्रूफ का आइडिया है इसका, जब आपके पास एक कोई जनरल m क्रॉस n ओवर f की मैट्रिक्स थी, अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे थे? रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, करते 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 आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चले गए। रो ऑपरेशन, और रो ऑपरेशन से अप्लाई करना मतलब, आज ही बताया, रो ऑपरेशन से अप्लाई करना मतलब बेसिकली होता क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना लेफ्ट में, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, तो n, जब जनरल के लिए कर सकते हो तो n क्रॉस n के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग रो ऑपरेशंस। और रो ऑपरेशंस मतलब रो ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो प्रूफ, राइट डाउन द प्रूफ। लेट A belongs to MNF be non-singular matrix, then there exist elementary matrices। आप उसी जो आप लिखे हो ना कि हर मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। रो ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से इस ए में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इस ए में पहला रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा ऑपरेशन जो आया मैट्रिक्स, उसमें फिर अप्लाई कर रहे हो रो ऑपरेशन, इसका मतलब एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से और मल्टीप्लाई कर दिए। तो देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, कोई भी मैट्रिक्स हो तो नॉन सिंगुलर स्टार है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्री मैट्रिसेज E1 E2 डॉट डॉट En सच दैट E1 ऑपरेटेड ऑन ए, फिर जो E1 ऑपरेटेड ऑन ए का मतलब क्या समझ रहे हो? रो ऑपरेशन अप्लाई करना, फिर जो आया उसमें E2 अप्लाई कर दिए, फिर जो आया उसमें E3 अप्लाई कर दिए, और डॉट 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 ऐसे En अप्लाई करने पे, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो E1 E2 En, ठीक है। A, then there exist elementary matrices E1 E2 En such that E1 E3 E2 E1 A is इक्वल टू In, ठीक है, इक्वल टू In, या एक मिनट अभी In ने लिख लो, थोड़ा वो लग रहा है, इक्वल टू B, अभी B मानो, अभी कैसे कह दोगे कि In होगा? अभी थोड़ा इसमें एक आर्गुमेंट और आएगा, B। तो अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गए। बी समझो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। लेट P इक्वल टू दिस En इंटू En माइनस 1 डॉट डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन E2 इंटू E1। यहां ब्रैकेट में लिखना, जिससे बाद रो इक्विवेलेंट फॉर्म, आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। अभी आइडेंटिटी नहीं कह रहे हो। अगर ए आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स होता है तब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में पहुंच जाते हो। रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें भी आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आप एक ऐसी मैट्रिक्स में जा सकते हो जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होगा। अब इसी को आप P कह दे रहे हो, लेट P इक्वल टू
en मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन en-1 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डॉट 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 e2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन en e1, ठीक है e1। ये है क्या बेसिकली? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज। और अभी आप प्रूव कर चुके आज ही, एलिमेंट्री मैट्रिसेज का जो प्रोडक्ट होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, विच इज नॉन, क्योंकि अभी प्रूव किया आज ही कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस, अब फिर कहानी देखो, सिंस पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ए भी आपके क्या है, तो सिंस पी एंड ए बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ए गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, तो दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रूव कर चुके प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो P इंटू ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज P इंटू ए को ही अभी आप B से दिखा दिए हो, B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और B आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, एंड नो आप विच इज P इंटू ए को B कह रहे हो, P इंटू ए अगर नॉन सिंगुलर, इसका मतलब B नॉन सिंगुलर, और B को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, B विच इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगी? थोड़ा सोच के बताना। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, बी आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म की मैट्रिक्स है और प्लस नॉन सिंगुलर, यानी जो बी है आपका, इस बात को समझना थोड़ा सा, इसमें बी आपका दोनों चीजें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, यानी ऐसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्लस साथ साथ आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। तो ऐसी दुनिया में कौन सी मैट्रिक्स है जो दोनों एक साथ साथ हो जाए? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स ना जो कि नॉन सिंगुलर भी है और रो इक्विवेलेंट, क्योंकि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप रिड्यूस कर रहे हो और वो नॉन सिंगुलर बना रहा है, इसका मतलब उसमें जीरो रो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक भी रो अगर जीरो आ गया, बताओ एक भी रो अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो फिर वो आपका नॉन सिंगुलर का, तब तो डिटरमिनेंट वो नॉन सिंगुलर नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर एक भी, अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हो सकता है मे बी कोई रो जीरो हो जाए, तब आपका वो नॉन सिंगुलर नहीं रहेगा, सिंगुलर हो जाएगा। एक भी मैट्रिक्स का रो अगर जीरो हो गया सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि फिर डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, और डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो वो फिर आपका नॉन सिंगुलर रहेगा नहीं, ठीक है। दुनिया में एक ही ऐसी मैट्रिक्स है जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, केवल दुनिया में एक ही मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर भी है और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी है। आइडेंटिटी इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो बताओ बी को फिर क्या होना पड़ेगा? आप कह रहे हो कि आइडेंटिटी केवल ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होती है, और बी आपका नॉन सिंगुलर भी है रो इक्विवेलेंट फॉर्म, और आइडेंटिटी ओनली है, तो बी को फिर क्या होना पड़ेगा? कामा बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कामा लिखना है, कामा बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ही आप माने हो पी इंटू ए, प्रूफ इज ओवर। स्टेटमेंट आपका क्या था? यही तो था कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है
ए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी मिलेगा कि पी इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ इज क्लियर। अब प्रूफ बहुत छोटा सा है, पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये फिर पी पा क्यों बोल रहा है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर। इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक तो आप बचपन में जानते हो डिटर एडजॉइंट फैडजॉइंट निकालते हो, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, वो सब यहाँ नहीं करना, यहाँ की तो फेल, ठीक है, यहाँ की तो फेल। आधे लड़के करके चले जाते हैं, 70% वही इंटर वाला लगा के चले जाते हैं, क्या मतलब गया काम आपका, ठीक है। इसी से ऑब्जर्व करो अभी, सिंस अगर ए आपकी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंस न लिखो क्योंकि आर्टिकल बदल के लिख रहे हो। suppose that a is non singular matrix, suppose that a is non singular matrix, then by above result आप एग्जाम में एबव रिजल्ट मतलब एग्जाम क्या है इसमें, आपको देन बाय एबव रिजल्ट देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, P इन MnF, यानी ये भी n क्रॉस n का होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहां लिख देना, A बिलोंग्स टू MnF, n क्रॉस n का A बिलोंग्स टू MnF। तो then by above result there exists non singular matrix P belongs to MnF such that P into A equal to identity matrix। This implies अगर इस A में P से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो P को A का क्या बोलोगे, इनवर्स। तो A इनवर्स इज नथिंग बट P, A इनवर्स नथिंग बट P, एंड P को A का इनवर्स, और P को A का इनवर्स बोलो, A को P का क्या बोलोगे, तो भी ठीक है। तो P इनवर्स इक्वल टू A, दो बात आप यहां से कंक्लूड कर रहे हैं, यानी P इनवर्स A होगा, ठीक है, और A इनवर्स P होगा। ठीक, that is A इनवर्स इक्वल टू P एंड P इनवर्स इक्वल टू A। इसी को दो बार अगर इनवर्स ले लिए तो क्या आपका आ जाएगा, यहां से ये तो P आ जाएगा और ये आपका A इनवर्स, A इनवर्स वही तो आ गया फिर, अरे गड़बड़ हो गया, A इनवर्स नहीं नहीं वो ठीक है, वो उसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, वो तो घूम फिर के वही आ जाएगा। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू, और P आपका क्या है, P अपने काबे देखो, P किसको मांग के चल रहे हो, P नहीं P प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज है, ठीक है। तो आपका क्या था, जो आपका P था, En मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन En -1 डॉट 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 E2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन E1, ये लिखना था, P की जगह ये लिख दो। A इनवर्स मीन्स यहां से क्या क्लियर होके आ रहा है कि A इनवर्स यानी जो मैट्रिक्स का इनवर्स आ रहा है, अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो उसका इनवर्स आ रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिसेज। ये भी खूब पूछा जाता है आपको एग्जाम, कोई दे देता है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज। और यहां से एंड A इक्वल टू P इनवर्स, A इक्वल टू P इनवर्स, ये तो है P इनवर्स, और P आपको पता है क्या है, यही तो है P। तो P आपका En -1 इंटू E2
E1 का इनवर्स, और फिर रिवर्सल लॉ अप्लाई करो इस पे। दिस इज इक्वल टू E1 इनवर्स E2 इनवर्स डॉट 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 En इनवर्स। तो यहां से आपको यह भी कहा गया है कि इनवर्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है सेम टाइप का। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स भी E1 एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसका इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा और सेम टाइप का होगा। E2 एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसका इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स और सेम टाइप का होगा। En एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स और सेम टाइप का। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अगेन आपका ए भी क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो सारी थ्योरी आपकी खत्म हो गई। अब बस एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपके इसी क्वेश्चन से खत्म हो जाएंगे। लेट ए इक्वल टू, अभी प्रियांशु खोज के निकाल देगा किस साल आया वो। लेट ए इक्वल टू, ठीक है, 1 1 3 2 3 4 3 4 6। ये क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ही बताना, मीन्स ए इनवर्स, एंड राइट ए एंड ए इनवर्स। हालांकि सिर्फ ए इनवर्स को पूछा है, मैं दोनों लिख दिया। राइट ए एंड ए इनवर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज। एक सवाल लगा लो फिर पक्का, मतलब तुम आंसर देखो, इनका यही टाइप का क्वेश्चन आता है बार बार वो। यहां थोड़ा समझना, P इंटू ए, ऊपर वाला जो रिजल्ट करा पी ए से आपकी आइडेंटिटी आ जा रही है, पी ए से आपकी आइडेंटिटी आ जा रही है। अब P मतलब है क्या आपका, वो भी लिख दो। P है क्या, E1, हाँ, जो En माइनस वन डॉट 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 E1, हाँ E2 छोड़ दिया, E1 इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ए में एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप आइडेंटिटी पे पहुंच जा रहे हो, यही तो हुआ। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब रो ऑपरेशन अप्लाई करना, दोनों इंटरचेंजेबल है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट में, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना मतलब रो ऑपरेशन अप्लाई करना, ठीक है। फिर जो आया फिर उसमें E2 ऑपरेट कर रहे हो तो अगेन आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। फिर जो आया उसमें E3 कर रहे हो तो फिर अगेन रो ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब ए पे रो ऑपरेशन, एक तरफ ए लिखोगे एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे, और ए पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते करते आइडेंटिटी तक पहुंचना आपका टारगेट है, आइडेंटिटी तक पहुंचना है, ठीक है। और जो ऑपरेशन इधर अप्लाई करोगे वही सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी पे अप्लाई करते करते जाओगे, जो फाइनल जब यहाँ आइडेंटिटी आएगा तो जो यहाँ मैट्रिक्स आएगा वही आपका ए इनवर्स होगा, वही आपका ए इनवर्स होगा। ये तरीका आपको लगाना है, ठीक है। ये क्यों होगा ए, क्योंकि यहां से बताओ ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स पी, ए इनवर्स इक्वल टू पी, ए इनवर्स इक्वल टू पी। और पी, पी मीन्स ये तो पी है, En माइनस वन, E2, लड़के प्रोसेस जानते लेकिन बता नहीं पाते क्यों आता है। और इसको ये जब लिखते हो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ता है। इसका मतलब कि अगर ए पे आप वही सेम ऑपरेशन, देखो सेम E1 अप्लाई कर रहे हो, फिर E2 अप्लाई कर रहे हो, फिर En अप्लाई कर रहे हो तो In आ जा रहा है। ए लिखोगे और रो ऑपरेशन अप्लाई करते करते आप In पे पहुंचोगे, और जब फिर आप सेम ऑपरेशन वही सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो In पे दूसरे साइड में, तो I1 पे जब अप्लाई करते जा रहे हो तो आपका क्या मिल जा रहा है, वही तो तरीका है। तो आप क्या करोगे, एक साइड ए लिखोगे एक साइड आइडेंटिटी लिखोगे, और रो ऑपरेशन अप्लाई करते करते जब यहाँ आप In पे पहुंचोगे उस टाइम पे वही सेम ऑपरेशन अप्लाई करते करते जो यहाँ मैट्रिक्स आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। आप समझ पा रहे हो, समझना महत्वपूर्ण बात है। करना तो 2 कौड़ी का काम है, समझ लो एक बार तो फिर कर, तो जाओ फिर कल करते हैं, ठीक है, जाओ।
इसमें मेन चीज है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स के रूप में लिखना।